तो गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो यहाँ तक हमने थ्योरी की क्लास कर रखी है और थ्योरी की क्लास में आपने सबने समझ रखा होगा। आज होपफुली लास्ट चैप्टर है थ्योरी का और इसके बाद हम न्यूमेरिकल पर जंप करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि बेटा थ्योरी हमारी सब कंप्लीट हो, बिकॉज कई बच्चे बाद में मेरे पास आते हैं कि सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया ये क्यों ऐसा है। तो क्यों का जवाब आपका छुपा है इसी थ्योरेटिकल पार्ट में। जितना हमने चैप्टर्स पीछे कवर कर रखा है आज कवर करेंगे, तो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो विदाउट थ्योरी आप कभी भी ये ना करिएगा कि हाँ आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर जंप कर गए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम फंसेंगे। एंड अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मे बी क्लास 11 के पेपर्स स्कूल लेवल पर प्रिपेयर होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कई स्कूल में फोकस नहीं किया जाता। लेकिन व्हेन यू विल अपीयर फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन और अदर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर आपके इन थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी था। और हमने इसीलिए हर एक चैप्टर की थ्योरी के भी पार्ट को कवर कर रखा है। तो आज ये लास्ट पार्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। चलिए, तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इन पे हमें कैसे पढ़ाई करनी है, इनके बारे में आज हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड्स आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड्स आर यूनिफॉर्म सेट बाय द फर्म। कोई भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। विराट कोहली ने एक स्टैंडर्ड फिटनेस का सेट कर रखा है, धोनी ने अपनी कैप्टनसी का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इस स्टैंडर्ड को अचीव करना इज व्हाट अ टारगेट शुड बी, इतना होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। बीसीसीआई ने अपने बेंचमार्क सेट कर रखे हैं, स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि कोई भी फिटनेस अगर इस स्टैंडर्ड की कंप्लीट करेगा तो ही वो इंडियन टीम में जगह पाएगा। अब कैप्टन है तो बात अलग है, कैप्टन के लिए एक्सेप्शंस हैं, बट स्टिल एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो स्टैंडर्ड इज एक पर्टिकुलर गाइडलाइन फिक्स कर देना जिसके बेसिस पर हर कोई काम करे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करे। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दैट मीन्स अकाउंटिंग को करने के लिए जो यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बना दिए गए होंगे वो कहलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट्स अलग अलग दिखेंगे। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो वो प्रिंसिपल जरूरी थे और उसी के बेसिस पर ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए। स्टैंडर्ड बनाने से क्या आएगा कि जितने भी अकाउंटेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो एक जैसा दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। और यूनिफॉर्मिटी आने से आपको पता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज आएगी। तो इन्हीं के ऊपर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन हमने पढ़ रखे हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन यानी प्रिंसिपल्स के बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन स्टेटमेंट। ये रिटन में आते हैं, ऐसा नहीं किसी ने बोल रखा है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ के फॉर्म में स्प्रेड नहीं होता। दीज आर द रिटन स्टेटमेंट्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन इशू करता है, टाइम टू टाइम इशू किया जाता है बाई इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। जैसे इंडिया में कौन इशू करता है भाई, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स कौन से हमारे हैं, तो जैसे आईसीएआई। क्या है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आईसीएआई हमारी जो स्पेशल बॉडी है, जो प्रोफेशनल बॉडी है फॉर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आईसीआई हमारी अप्रूव्ड बॉडी है। और गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स, इस पे ध्यान रखिएगा कि जो कि स्पेसिफाई करती हैं कि क्या यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के लिए हम पता करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, फर्म के करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए जो टाइम टू टाइम रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज इशू की जाती हैं, उन गाइडलाइंस को हम बोलते हैं, उन पॉलिसीज को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन इशू करता है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है।
जो भी हमारी प्रोफेशनल्स बॉडी हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है वो इशू करते हैं। इंडिया में कौन इशू करता है? ICAI। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए? वो सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो अकाउंटिंग बॉडीज जो कि प्रोफेशनल बॉडीज हैं टाइम टू टाइम रिटन फॉर्म में इशू करती हैं। क्यों करती हैं? सो दैट जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, वो यूनिफॉर्म तरीके से बने। हम हर फर्म का चेक करें तो पता चल जाए कि सबने एक तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है। एग्जाम इसीलिए आप देखते हो सीबीएसई का एग्जाम होता है तो हर स्कूल को सेम गाइडलाइन दी जाती है। सीबीएसई रूल्स जो बनाता है सेम बनाता कि जब बच्चा एग्जाम में आंसर लिखे तो सिमिलर पैटर्न पर आए एग्जाम। ठीक है, तो कॉपी चेक करने में भी हमें आसानी रहे कि हम कंपेयर कर सकें कौन बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है, किसने अच्छा नहीं लिखा है। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी और एक स्टैंडर्ड जरूरी है, इसीलिए बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गई। अब इनके बारे में कुछ खास बात देखते हैं, क्यों जरूरी है भाई। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों जरूरी है भाई, हम क्यों बनाए? ये रूल्स रेगुलेशन की नीड हमें क्यों पड़ गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो थे ही, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इनका पर्पस था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का, क्या क्या पर्पस थे हम इसको देखते। सबसे पहला आता है, फर्स्ट आपके पास था कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये किस चीज के हैं? ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS हम लिखते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि हमको जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स थे, किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कितने यूजर्स? बहुत सारे थे, आपने पढ़ रखा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक पे आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग यूजर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन? प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन हमको यूजर्स को इंफॉर्मेशन देनी होती है, और वो यूजर को इंफॉर्मेशन जो दे वो यूनिफॉर्म दे, जिसको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी नीड को फुलफिल कर रहा हो, उसको समझ में आ जाए, वो कंपेयर कर सके। इसलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए यूजर्स को, जो उनके पर्पस की हो, उनके मतलब की हो, जो उनको समझ में आ जाए, जिसको वो यूज कर सकें। हम इंफॉर्मेशन तो दे दे, जैसे आपके पेरेंट आए और रिपोर्ट कार्ड में स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में दे दूं, पाई चार्ट के फॉर्म में आपका रिपोर्ट कार्ड दे दूं, पेरेंट को हो सकता है समझ में ही ना आए, समझ ही नहीं पाएंगे बेटा ये कैसे आ गया, ये सर्कल के फॉर्म में कुछ रिपोर्ट कार्ड में आया। तो ऐसे में हमें वो ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट होंगे, उसके सामने मार्क्स लिखे होंगे, कितने मिनिमम थे, कितने आए बच्चे के, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया क्यों बनाते हैं। सेकंड बोला गया टू रिमूव इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने, क्योंकि अकाउंट्स में आप देखोगे अकाउंटिंग करते समय आपको बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, मेथड्स बहुत सारे हैं किसी एक काम को करने के लिए। जैसे आपको एक टर्म बताया था डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन इटसेल्फ हैज 8 मेथड्स। कितने मेथड है? 8 मेथड हम यूज करते हैं तो कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। तो इतने सारे मेथड है, हर कोई अपने तरीके से मेथड बना रहा होगा अगर, तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, यूजर को समझ ही नहीं आएगा किसकी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की आई वो सही है, किसकी ज़्यादा बेटर है, किसकी नहीं अच्छी है, वो कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए इस इतनी जो डाइवर्सिटी है अकाउंट को बनाने को, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैसे हेल्प कर रहा है डाइवर्सिटी के लिए? वो ये सजेस्ट करता है कि भाई आउट ऑफ गिवन मेथड्स ये 2 मेथड या 3 मेथड बेस्ट है और आप लोग इसी मेथड से प्रिपेयर करिए। उसने डाइवर्सिटी को हटा दिया, इतने सारे रूल्स मेथड प्रिंसिपल्स को आप हटाइए, जो बेस्ट सूटेबल मेथड है हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 तरीके अच्छे हैं, इन्हीं 2 तरीके से आप अकाउंट्स बनाइए, इसमें डेप्रीशिएशन के यही 2 मेथड फॉलो करिए, दीज आर 2 बेस्ट मेथड्स, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, एक रूल बना दिया कि आपको यही 2 मेथड फॉलो करना है। होते तो बहुत सारे, लेकिन आप लोग जब फर्म बनाएंगी तो इन्हीं 2 मेथड का यूज करेंगी। तो इससे क्या होगा, जो डाइवर्स अकाउंटिंग होती थी कि हर फर्म अपनी तरीके से एक अकाउंट बना रही है, तो वो चीजें नहीं होंगी।
तो यूजर को आसानी हो जाएगी चेक करने में, कंपेयर करने में, पैसा इन्वेस्ट करते समय आपको आसानी रहेगी कि आपने इस दोनों फर्म के अकाउंट्स को चेक किया और पता कर लिया कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सी फर्म की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, आप जज कर सकोगे इजीली। तो इसीलिए इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर आपने देखा कंसिस्टेंसी लाने के लिए कि भाई आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी बड़ा कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस किया गया है। क्या है कंसिस्टेंसी? मतलब कि जो भी प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रोसीजर आप फॉलो करें वो कंसिस्टेंट रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म तक वो कंसिस्टेंट भी रहे। एक ही मेथड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यूज करें। कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी, कि जो भी प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहे। कौन सा अप्लाई करता है? ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो हमने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो फॉलो हो। हर बिजनेस फर्म, हर अकाउंटेंट उसी मेथड पे बना रहा हो तो सबके अकाउंट एक जैसे होंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। हर कोई एक ही मेथड को फॉलो कर रहा होगा, तो कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए। अब कंसिस्टेंसी होगी तो एक आपका पॉइंट आ जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी। इसको अगर हम हटा दें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट रहेगा आपका अकाउंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब शीशे पे नहीं लिखा होगा, कागज में ही होगा, लेकिन फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होगा। आपकी उसमें कोई बायस्ड नहीं होगा, अकाउंट ट्रांसपेरेंट रहेगा, फ्री रहेगा एकदम, कोई टेंशन नहीं। आप चेक करिए, हर चीज मैंने रूल बेस्ड बनाई है, कुछ भी फ्रॉड मैनिपुलेशन नहीं किया है इसमें। ट्रांसपेरेंसी, जब जो देखना चाहे देख सकता है, चेक कर सकता है। अगर आपने प्रॉपर रूल्स वगैरह को फॉलो करके बनाया है, जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉलो किए थे, तो उसका इंश्योर हो जाता है कि आपका अकाउंट ट्रांसपेरेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। कभी भी सरकार आ जाए, ऑडिटर्स आ जाए, पब्लिक देखना चाहे, तो कोई भी अगर आपके अकाउंट्स को देखे तो किसी को कुछ उसमें हिडन ना दिखे, सब क्लियरली इंडिकेट हो रहा हो कि हाँ सबने रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग की है। तो वो यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। इसी से आता है कंपेरेबिलिटी। अगर आप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग बनाओगे, हर फर्म जो है एक ही जैसे मेथड को फॉलो करिए, एक स्टैंडर्ड वे में अकाउंटिंग प्रिपेयर करें, जो स्टैंडर्ड बताया गया था उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करें। जैसे आप इंडिया में आजकल देखोगे, इंडियन टीम में जो स्टैंडर्ड फिटनेस है वो सबकी ऑलमोस्ट सेम है। हर खिलाड़ी आज के टाइम पे फिट है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, आप गेस कर सकते हैं हमारे कैप्टन साहब को। अदरवाइज ज़्यादातर स्टैंडर्ड है कि भाई यहाँ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या अदर आप लिखिए सब फिट हैं। एक स्टैंडर्ड हमने देख लिया कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, तो सब एक जैसे दिखेंगे। ना कि पहले के टाइम पर जब आप देखोगे सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, तो हर किसी की फिटनेस अलग थी। युवराज सिंह की अलग फिटनेस थी, मोहम्मद कैफ की अलग थी, और सहवाग की और सचिन जी की फिटनेस अलग होती थी। तो ऐसे में वो क्या था? स्टैंडर्ड नहीं था। आज क्या है? स्टैंडर्ड है, तो यू कैन कंपेयर कौन बेटर है, कौन अच्छा नहीं कर रहा। यू कैन जज योर ओन परफॉर्मेंस कि पिछले साल, पिछले 5 सालों में हमारी फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है कि डाउन जा रही है, या हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कर रहे हैं या बेकार कर रहे हैं परफॉर्म। तो इसके लिए कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं करोगे तो सबका अकाउंट अलग अलग दिखेगा, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया, तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे कि हम कंपेयर कैसे करें भाई, सबका तो अलग डेटा दिख रहा है। किसी की परसेंटेज, जैसे आप मार्क्स में अपने आप को कंपेयर करते हो ना, अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए, पिछले साल से इस साल ज़्यादा मार्क्स आए या कम मार्क्स हो गए, तो कैसे करोगे? जब सेम रिजल्ट आएगा ना, कि पिछले साल 90%, इस बार 95% हो गए, तो 5% बढ़ गया। पिछले साल ए ग्रेड मिला था, इस बार 95% मिला, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ए ग्रेड और 95% दोनों अलग मेथड है। तो इसीलिए बोलते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और जब कंसिस्टेंसी आएगी तो आप कंपेयर कर सकोगे। तो कंपेरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपका डाटा अगर कंसिस्टेंट है, डाइवर्सिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, कंपेयर करोगे, तो रिलायबिलिटी भी बहुत जरूरी है। रिलायबल हो, रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी हो। जो भी उसका यूजर है, यूजर अगर देख रहा है, उसको यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यूजर देखे तो उस पर रिलाई भी कर सके। रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स भी भाई आपका डेटा ट्रस्टवर्दी है, भरोसा करने लायक है, रिलायबल है, और उसकी क्रेडिबिलिटी भी है कि अगर गलत हुआ तो आपके ऊपर जवाबदेही आ जाएगी, आप अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो उसके लिए। ठीक है? तो अकाउंटेबिलिटी का इंश्योर करने के लिए,
ट्रस्ट वर्दीनेस को इंश्योर करने के लिए सारा डेटा जो बन रहा है वो सही बन रहा है, रिलायबल है, उस पर आपको कोई डाउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, स्टैंडर्ड फॉलोड है, इसलिए सारे डेटा रिलायबल भी है और क्रेडिटेबिलिटी भी है, और लास्ट होता है यूनिफॉर्मिटी के लिए भी, कि कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो सबका डेटा यूनिफॉर्म बनेगा, एक जैसा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्यों हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है हमारे पास? तो पर्पस, यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गया, एम, कुछ भी बोलिए आप, इसी को पर्पस भी बोल सकते हो, यूटिलिटी, एम या ऑब्जेक्टिव, कुछ भी बोलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे ये इसके एम भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, पर्पस भी है, यूटिलिटी भी है, कुछ भी आप बोलिए। तो क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है, या नीड बोल दीजिए आप, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब एक ही है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट? अगले पे आते हैं, देखते हैं इसका फायदा क्या मिलेगा। भाई मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? तो अभी आपने पढ़ा कि भाई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं तो हम चेक रिलायबल होगा, डेटा ट्रस्टवर्दी होगा, चेक कर सकेंगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो बहुत सारे एडवांटेज थे, उसी को हम देखते हैं। पहला, इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आप अपनी प्रॉफिट लॉस के बारे में बता रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओगे फर्म को, यूजर्स को जो पता चलेगा आपके प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, वो पहले तो रिलायबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, यानी यूजर जो है उस पर ट्रस्ट कर सकेगा कि रिलायंस ने अपना प्रॉफिट इतने रुपए का दिखाया है, तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, प्रॉपर रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग की और रूल बेस्ड की, इसलिए उनका डेटा सही ही होगा। तो आपके में एक ट्रस्ट वर्दीनेस ले आता है। ठीक है, ट्रस्ट रहेगा। दूसरा, एंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, कि भाई अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो तो हर फर्म एक जैसे कंसिस्टेंट अकाउंटिंग कर रही होगी। जब आप अपने ही डेटा को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम तरीके से बनाओगे तो आपका डेटा भी कंसिस्टेंट होगा, आप अपने अकाउंट्स को चेक कर सकोगे, कंपेयर कर सकोगे अपने ही परफॉर्मेंस को, और आप दूसरी फर्म से भी अपने आप को कंपेयर कर सकोगे। ठीक है, जिसको मैंने आपको 2-3 बार बताया है, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। विद इन द फर्म अगर आप अपनी ही परफॉर्मेंस को पिछले 4 साल से 5 साल से कंपेयर कर रहे हो तो इंट्रा फर्म हो गया। आप अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हो तो क्या कहलाते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया, दूसरी फर्म से आपस में कंपेयर करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी हम कैसे करेंगे। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करोगे तो ये एडवांटेज है आपके पास, ये मेरिट है आपकी कि आपका डेटा कंसिस्टेंट भी रहेगा और आप इजीली उसको कंपेयर भी कर सकोगे। गॉट इट? फिर आप देखेंगे इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग द यूजर ग्रुप, कि भाई बहुत सारे यूजर ग्रुप्स हैं हमारे पास, शेयर होल्डर भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, लेंडर भी हैं, ठीक है, एम्प्लॉय भी है, सबको हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो उनमें कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेके कॉन्फ्लिक्ट ना राइज हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई हमने जो प्रॉफिट दिखाया है, मान लो हमने दिखाया 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, तो अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया होगा तो एक ग्रुप कहेगा नहीं प्रॉफिट इस तरीके से निकालते तो ज़्यादा आता, दूसरा कहेगा नहीं इस मेथड से करते तो हमारा फायदा होता। तो एवरी कंज्यूमर ग्रुप या इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर विल हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारे मेथड है, आप अलग मेथड से करोगे तो रिजल्ट अलग तरीके से निकलेगा। तो हर किसी को रिजल्ट अपनी तरीके से चाहिए होगा, वो कहेगा इस तरीके से दीजिए रिजल्ट, इस तरीके, कोई कहेगा भाई 40% मार्क्स आना बहुत गंदा लगता है, आप ऐसा करिए सी ग्रेड लगा दीजिए, इसको सी ग्रेडिंग अच्छा है। तो हर किसी के हिसाब से चलेंगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कौन हेल्प कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसने कहा हर फर्म ऐसे ही डेटा प्रिपेयर करेगी, ये रूल फॉलो होगा, यही स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे। तो जब एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो किसी में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। सबको पता है कि अकाउंटिंग इसी तरह से होनी है, इसलिए किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में भी हेल्प कर रहा है, लड़ाई झगड़े ना हो। देन रिड्यूसेस द चांस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड, ये भी एक एडवांटेज है कि भाई अगर आप प्रॉपर रूल बेस्ड अकाउंटिंग करोगे, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, तो देयर इज मिनिमम चांस ऑफ एनी मैनिपुलेशन या फ्रॉड।
अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और गड़बड़ नहीं होगी तो फ्रॉड भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज रूल बेस्ड हो रहा है, उसमें आप अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब अपने हिसाब से कुछ करोगे नहीं तो फ्रॉड के चांसेस एकदम नील हो जाते हैं। हर चीज रूल प्रॉपर बेस्ड है कि ऐसे करना है, तो हमें पता है कि हम मिस्टेक्स, मैनिपुलेशन या फ्रॉड को मिनिमाइज कर देता है, ऑलमोस्ट नील कर देता है। बट स्टिल देयर इज अ स्कोप, ह्यूमन है भाई, अकाउंटिंग ह्यूमन एरर होती है, इसलिए हो तो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इट हेल्प्स द ऑडिटर्स। ऑडिटर को कैसे हेल्प करता है भाई? ऑडिटर कौन होते हैं? जो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। हु आर ऑडिटर्स? इंस्पेक्टर्स। द वन हु इंस्पेक्ट्स द अकाउंट, जो ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं अकाउंट्स को, स्क्रूटनाइज करते हैं कि आपकी अकाउंटिंग सही है कि नहीं। तो उनको कैसे हेल्प कर रहा है भाई? अगर आपने सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो उनको आसान हो जाएगा चेक करना। जैसे एग्जाम में आप कॉपी लिखते हो और सारे रूल को फॉलो किया है आपने कि क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, फिर लाइन खींचनी है, अगला क्वेश्चन करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में करोगे तो एग्जामिनर को आसान होगा कॉपी चेक करना। आपने क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला तो टीचर बेचारा परेशान रहेगा, कहाँ पे है ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो वो चीज़ नहीं करना है। अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो जो ऑडिटर्स आएंगे उनको भी दिखेगा कि हाँ आपने सारे रूल्स को फॉलो किया, तो उनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के। बट द वे आई सेड दैट डे कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, जरूर होंगे। तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं आपके पास। क्या है डीमेरिट भाई? देख लीजिए, इसमें भी 3-4 पॉइंट हैं। पहला, रिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने को मना कर देता है, कुछ नया नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, आप चेंज कर ही नहीं सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है वही रूल आपको लगाना है, आप अपना कुछ क्रिएटिव माइंड अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया दे आर मैंडेटरी इन नेचर, कंपल्सरी आपको फॉलो करना ही करना है। इट रिस्ट्रिक्ट्स अकाउंटेंट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि अगर आप कुछ बेटर और कर सकते थे प्रेजेंट करने में, डेटा को और अच्छी तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, जैसा बता दिया बस वैसे ही करो। तो ये एक रिजिड हो गया, ये गलत चीज भी हो गई, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि बोल दिया गया नहीं ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है, एग्जाम में आंसर ऐसे ही लिखने हैं, ब्लू पेन का ही यूज करना है आपको और कोई कलर यूज नहीं कर सकते। तो आप कहोगे यार हम और अच्छा डेकोरेट करके आंसर और अच्छे से लिखते, लेकिन मना कर रखा है, नहीं कर पाओगे। तो वो एक डीमेरिट है। रिजिड इन नेचर, रिजिड बताया कि स्ट्रिक्ट है, चेंज नहीं कर सकते आप, जो है वही करना है। तो ऐसे में रिस्ट्रेन करता है अकाउंटेंट्स को फ्रॉम यूजिंग मोर सूटेबल मेथड्स। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कोई और बेटर तरीका आ सकता था, किसी भी प्रॉब्लम को हम और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ना, स्टैंडर्ड ने जो बोला है वही करना है, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक गलत चीज है कि भाई बहुत ज्यादा रिजिड है। इन्वायरमेंट चेंजेबल है, टाइम टू टाइम आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड ने जैसा बोल दिया है तो ये माहेशमती का वो ऑर्डर हो गया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो उन्होंने जो रूल बोल दिए वही आपको फॉलो कर ले, इसलिए ये एक डीमेरिट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जिस कॉस्ट पे असेट को खरीदते हैं वही कॉस्ट पे दिखाते हैं, भले उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो गई है। आपने 15 साल पहले जिस वैल्यू पर एसेट को खरीदा था, आप उसी वैल्यू को अकाउंट्स में दिखाओगे और उसी पे डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो। उसकी करंट वैल्यू क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं, जो कि गलत है। भाई असेट, आपने बिल्डिंग खरीदी थी 15 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू 15 करोड़ हो गई, तो आप 15 करोड़ दिखाओगे ना एसेट में, ना कि 15 लाख रुपए, जो कि गलत है। 15 लाख तो हमारी कब की वैल्यू थी? 15 साल पहले, 20 साल पहले। तो वो गलत चीज दिखा रहा है। तो अकाउंट में ये चीज गलत है कि जो IFRS हैं, IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल हमारे स्टैंडर्ड इशू करती है, इंटरनेशनल बॉडी करती है, ठीक है, IASB करती है। तो उन्होंने जितने भी IFRS बनाए यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, आर इंट्रोड्यूस फॉर शोइंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसीलिए बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह हमने IFRS स्टार्ट किया।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि किस पे बेस्ड था, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो इसीलिए हमने कहा भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट तो गलत दिखाती है, इसीलिए बाद में IFRS आए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आप इन स्टैंडर्ड का फॉलो करिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भूल जाइए। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत है क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। एंड ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर को जजमेंट लेने में भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बाधा डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई, क्योंकि अकाउंटेंट को लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज गलत है, लेकिन बिकॉज दे आर मैंडेटरी, आपको फॉलो तो करना ही है, तो ऑडिटर भी हेल्पलेस होता है, वो अपना ओपिनियन यूज नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से कुछ बोल ही नहीं सकता। उसने कहा यार अब रूल तो यही कहता है, दिख रहा है मेरे को गलत है, लेकिन आपने इसमें गलती की है, लेकिन रूल के हिसाब से आपने सही किया इसलिए अब हम सही मानते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंसर देख के टीचर को लगता है नंबर देना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन क्योंकि आंसर की में आया है कि ये वर्ड बच्चे ने लिखा है तो आपको नंबर देना पड़ेगा, तो हम देना पड़ता है। तो हमारे जजमेंट में हमको लग रहा होता है कि इसने चीटिंग की है, इसने खुद नहीं लिखा है, लेकिन रूल में क्या है, कॉपी में आ गया तो बच्चे ने लिखा है तो आपको मार्क्स देने हैं। तो वहां पर हम हमारे ओपिनियन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्योंकि रूल कह रहा है कॉपी में है तो आपको आंसर देना है, कैसे लिखा है बच्चे ने इससे कोई मतलब नहीं, है ना। समझ में आया। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ मेरिट भी हैं, कुछ डीमेरिट में, बट हमको ये समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है। जब तक एक स्टैंडर्ड हम सेट नहीं करेंगे, एक रूल नहीं बना लेंगे, तब तक उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा, तो सबके अलग अलग तरीके से काम हो रहे होंगे, अलग अलग काम होगा तो कोई फायदा ही नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो यूजर होगा उसको भी समझ में नहीं आएगा कुछ। इसलिए स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए बाद में क्या आ गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जो कि स्पेशली डिजाइन था इंडियन अकाउंटिंग के लिए। समझ में आया। क्यों, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग जो ईयर है वो 1 अप्रैल से, आप देखते हो इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में फॉलो होता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है अकाउंटिंग ईयर। तो इंडिया में अकाउंटिंग अलग हो रही होती है, अब वर्ल्ड लेवल पर अलग हो रही है, वर्ल्ड लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा था, तो इसीलिए इंडिया में आते ही वो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती थी। इसीलिए क्या किया गया, इंडियन कंडीशंस को ध्यान रखते हुए, इंडियन यूजर्स की नीड को ध्यान रखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड बना दिए गए। जो IFRS बाद में रिलीज भी हुए थे उसको इंडियन वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया, उसका एक इंडियनाइज्ड वर्जन निकाल दिया गया कि जो कि इंडियन कंडीशन को, इंडियन बिजनेसमैन को सूट करे, इंडियन अकाउंटिंग को सूट करता था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या थी इसकी खास बात, देखिए दीज आर द इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS अभी बताया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद IFRS आए थे उनको भी हमने इंडियनाइज्ड वर्जन निकाल, जो इंडियन के काम आ जाए, इंडियन अकाउंटिंग को सूट करे, उसके बिहाफ में हमने एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए। IFRS क्या थे, आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सब वर्ड याद रखिएगा, IFRS, IASB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और IASB इंटरनेशनल, हो जाओ मालिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा, इसके शॉर्ट फॉर्म देके आपको एब्रिविएशन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो IFRS क्या थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि डेवलप्ड किए थे किसने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंटरनेशनली हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, और जिसके बेसिस पे आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रेजेंट करना है, वो करना था। और उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडियनाइज्ड वर्जन कर दिया है, तो क्या हो गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS क्या थे, जो कि IASB इंटरनेशनल बॉडी है, वो इन रूल्स रेगुलेशन को इंटरनेशनल लेवल के लिए बनाता है, इंटरनेशनली ये रूल्स फॉलो होंगे। अब
उन रूल को भी इंडियन के हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया गया, तो वो कहलाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बेस्ड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, चैप्टर पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नहीं पढ़ा है तो जाके देखिए वीडियो, 3rd चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ाया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे जो उन पर बेस्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो गाइडलाइन थे, कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते थे कि ये कंपलसरी है फॉलो करना, तो उसी पर बेस्ड हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS इशूड बाय IASB। IASB ने जो भी IFRS इशू किए हैं उसका इंडियन वर्जन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है। ये रूल बेस्ड नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, और इसके बारे में खास बात क्या है, देखिए फिर से वही चीज, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की खास बात क्या है, फायदा क्या है? तो कॉमन वही चीज, भाई स्टैंडर्ड चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, स्टैंडर्ड का फायदा वही मिलेगा ना, यूनिफॉर्मिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, रिलायबल रहे डेटा। तो वही चीज बात करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। कि भाई यूनिफॉर्म रहेगा, अगर इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे सारे इंडियन अकाउंटेंट्स, तो इंडिया का जितना भी डेटा बनेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आएंगी, वो एक जैसी होंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी। यूनिफॉर्म रहेंगी तो ट्रांसपेरेंट भी हैं, हर कोई देख सकता है, रूल बेस्ड है, इंडियन अकाउंटिंग बेस्ड है, और हम कंपेयर भी कर सकेंगे। जब तक यूनिफॉर्म नहीं है तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये फायदा मिलेगा। और क्या है? इट ऑल्सो इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। कि इसके वजह से क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो रिलायबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, कि आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो इंडिया के हिसाब से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है, आपका जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल की है आपने वो सही माना जाएगा, रिपोर्ट सही आएगी आपकी, और ट्रस्टवर्दी भी रहेगी। ठीक है, इट इज सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। इसको ध्यान रख के बनाया गया है कि इंडिया का अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है, इनकी रिपोर्टिंग अलग होती है, इसलिए लैंग्वेज भी अलग है, तो इसको इंडिया के हिसाब से आसान शब्दों में, आसान भाषा में बनाया जाए, ताकि इंडियन जो अकाउंटेंट्स हैं उनको समझ में भी आ जाए, उनका काम आसान रहे, ट्रिपिकल ना रहे, क्रिटिकल लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया इसमें, सिंपल है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। इसमें भी वही चीज है भाई, अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो एरर फ्री होगी, उसमें मैनिपुलेशन या फ्रॉड के चांसेस एकदम ना के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने रूल बेस्ड अकाउंटिंग की है, इंडियन के हिसाब से इंडियन के रूल को फॉलो करोगे। तो भारत सरकार ने जो रूल बनाया है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कोई चांस है कि बुलडोजर चले आपके घर पे? नहीं, नहीं होगा बिल्कुल। तो वही चीज है कि एरर या फ्रॉड के चांसेस मिनिमम होते हैं। और इट ऑल्सो हेल्प्स द इन्वेस्टर बाय मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है भाई? अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने तो क्या आप देखोगे कि भाई जो प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है फर्म वो सही सही दिखाए। अगर हमको इन्वेस्ट करने पैसे, मैं तो सोचूंगा ना किस फर्म में पैसा लगाऊं, किस में रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, किसका प्रॉफिट होता है, ताकि वो हमको रिटर्न दे पाए। तो हम उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? जब आपने इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो करेक्ट रूल बेस्ड आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यानी जो आपका रिपोर्ट आ रही है वो सही सही आ रही है, तो हम उसी बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। तो हमको इन्वेस्टर को आसानी हो जाती है कि हम चेक कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे सबके डेटा को, ट्रस्ट कर सकेंगे। हाँ, जो डेटा रिलायंस बता रही है, जो डेटा टाटा दे रहा है, जो टाटा अडानी दे रहा है डेटा, सबका डेटा ट्रस्ट वर्दी है, तो हम सेलेक्ट कर सकेंगे अपना पैसा किस फर्म में लगाया जाए कि हमको फेवरेबल रिटर्न्स मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बात समझ में आ गई, व्हाट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लास्ट में एक टॉपिक और रहेगा आपके लिए कि हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होते थे, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल है, ये क्या है? इंटरनेशनली फॉलो होते हैं। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? ठीक है, 4-5 डिफरेंस जो आसान है मैं वो लेके आया हूं आपके लिए। सबसे पहला देखिए किस पर बेस्ड है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स हैं उन पर बेस्ड है।
इंटरनेशनली जो रूल बनाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको हम सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वेर एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर बेस्ड थे? जो बाद में IFRS बनी थी। IFRS कौन इशू करता था? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया था IFRS, उसी का इंडियनाइज्ड वर्जन था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड थे, और ये किस पर बेस्ड होते हैं? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जिसको IASB इशू करता था। फिर आप देखोगे रूल बेस्ड है या प्रिंसिपल बेस्ड है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमने बताया जो इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, वो रूल बेस्ड है, इसीलिए वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज आसान नहीं है। तो रूल बेस्ड होते हैं, लॉन्ग हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग करनी पड़ती है और कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, वो हम लोग के इंडियन के बस के बाहर होती है, थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी कॉम्प्लेक्स होगी। इसीलिए आगे आप देखोगे कि लैंग्वेज पे बात की गई, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज होता है विथ मोर देन वन ऑप्शन, कई चीज़ों को करने के एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है। अब अगर 5 ऑप्शन दे दिए किसी, जैसे डेप्रीशिएशन बताया 8 ऑप्शन होते हैं, अब एक फर्म पहला ऑप्शन करेगी, दूसरा फर्म दूसरा ऑप्शन पिक कर लेगी, तो ऐसे ही हर फर्म ने अलग ऑप्शन से काम किया तो क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमको समझना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसकी लैंग्वेज टेक्निकल हो जाएगी कि समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा डेटा कैसा आंसर दे रहा है हमको, कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए इनको हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते। अब हम बात करेंगे इंडियन की, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाट प्रिंसिपल बेस्ड, जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बड़े उन पर बेस्ड है। तो ये क्या है? रिपोर्ट एसेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ जो ट्रांजेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो जरूरी है सिर्फ वही चीज बताते हैं जो आपके मतलब की है, मीनिंगफुल चीजें देते हैं, अननेसेसरी टेक्निकल चीजों को हटा देते हैं। इसीलिए इनकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल है और क्लियर है। ठीक है, तो इसको पढ़ना आसान है, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसीलिए इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है रादर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एसेट की वैल्यूएशन कैसे होती है? जैसे बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड था, यानी वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू को नहीं शो करता, वेयर एज जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने वो करंट वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को शो करते हैं। इसीलिए ट्रू या फेयर वैल्यू को शो करते हैं किसी भी असेट की। तो एसेट की एक्चुअल वैल्यू आपको पता चलती है जब आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, ना कि इंटरनेशनली फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे रिलायबिलिटी कौन सी है भाई? ट्रस्टवर्दी किस में होगी? जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया में जब इन्वेस्ट करने आएगा तो देखेगा कि इंडिया के रूल के हिसाब से आपने किया है कि नहीं किया है। आपने अमेरिका के रूल के हिसाब से अकाउंटिंग की होगी तो अमेरिका में तो सही माना जाएगा, लेकिन इंडिया में तो गलत माना जाएगा ना। तो भारत सरकार उसको मना कर देगी और उस पर पेनल्टी लगा देगी, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा ना। इसीलिए जब फॉरेन इन्वेस्टर कोई आता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, तो वो इस स्टैंडर्ड पे बनी हुई अकाउंटिंग को ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि इंडिया में है तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो। इसलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ट्रस्टेड बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। वो कहते हैं भाई इंडिया के हिसाब से, इंडिया के रूल में अगर आप काम करो तो सरकार मानेगी, इसलिए हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा, वो सही होगा, ज़्यादातर माना जाएगा। इसीलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड बाय इंडियन फर्म्स बिकॉज इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि इन्वेस्टर इजिली हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमने सरकार के आदेशों को मानते हुए काम किया है। एंड लास्ट इसमें आता है मल्टीपल रिपोर्टिंग। क्या हमको कई जगह रिपोर्ट करना पड़ता है? अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो यू नीड टू रिपोर्ट मल्टीपल टाइम्स, कि हर जगह अपने रूल के हिसाब से, इंडिया को इंडियन कंडीशन में आप इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्ट करोगे, और अमेरिका में अमेरिकन, अगर कोई अमेरिकन फर्म है, मान लीजिए जैसे आपने कहा मैकडी हो गई, KFC आ गया, तो इनको जो अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, अमेरिका वाला तो कहेगा भाई हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके दिखाइए, और इंडिया वाले कहेंगे इंडिया के हिसाब से दिखाइए। तो इसको फंस जाते थे, ये दो जगह अकाउंटिंग करते थे, 2 टाइप की रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जब आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, इंडियन फर्म अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो उसको सिर्फ इंडिया में ही रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर इंडियन फर्म ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया तो उनको जिस कंट्री का स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है उसको भी रिपोर्ट करना है, और इंडिया में तो रिपोर्ट करना ही करना है। तो आप 2 बार रिपोर्टिंग से बच जाते हो जब आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में? तो ये भी पूछा जा सकता है, मेन आपका होता है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं,
फॉर नाउ अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने जो टाइम टू टाइम अपने गैजेट में इशू करती हैं, तो कितने स्टैंडर्ड इशू किए हैं? 41। तो टिल नाउ 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके इशू करते रहती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, आपको समझना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या उनकी यूटिलिटी, क्यों जरूरी है स्टैंडर्ड को फॉलो करना। 4-5 टर्म को आप याद रखिए कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, सबका अकाउंटिंग एक जैसा होगा, एक जैसा होगा तो कंपेयर कर सकोगे, कंपेयर और यूनिफॉर्मिटी दो चीज आगे, ट्रांसपेरेंट रहेगा डेटा आपका, कि आपको कोई भी रूल बेस्ड किया है तो कोई डाउट नहीं, आप आइए मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, हर चीज सही है। सही है मतलब मैनिपुलेशन और एरर नहीं होगी। ठीक है, एरर मैनिपुलेशन नहीं है, सब चीज सही है, तो मतलब ट्रस्ट वर्दी रहेगा, यानी रिलायबल और क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। तो बस यही चीज मेन फोकस के पॉइंट थे इस चैप्टर में। आई होप स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपको आप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? एनीबडी एनी डाउट? आई होप नो। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, थ्योरी का पार्ट भी खत्म हो जाता है। सो अगर टिल देन हमने 4-5 चैप्टर कवर कर रखे हैं, अगर इनमें किसी को कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ चैप्टर में किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क मी, अपने चैट बॉक्स में दीजिए, हम फिर से मिलेंगे। नहीं तो फिर सेम टाइम सेम चैनल सेम सर। टेक केयर, बाय बाय।